गुड मॉर्निंग छात्रों। आज की मनोविज्ञान की कक्षा में पुनः आपका स्वागत। बात चल रही थी व्यक्तित्व की, पर्सनालिटी की। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व संरचना संबंधी कुछ सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांतों में फ्राइड के जो सिद्धांत हैं वो प्रचलित सिद्धांत हैं और इनको कहते हैं फ्राइड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। फ्राइड ने मन की अवस्थाओं के आधार पर, मन के भागों के आधार पर, मनोविश्लेषण के आधार पर व्यक्तित्व के सिद्धांत बताए हैं और उनको दो भागों में बांटा है। एक तो मन का स्थलाकृति संरचना सिद्धांत है और दूसरा मन का गतिशील सिद्धांत है ना। मन का स्थलाकृति संरचना सिद्धांत और मन का गतिशील सिद्धांत, दोनों को मन की अवस्था स्थिति के आधार पर, मन की संरचना के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। स्थलाकृति जो संरचना सिद्धांत है उसको भी फ्राइड ने तीन भागों में बांटा है, जिनको कि चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ये मन की अवस्था के आधार पर बांटा गया है। मन की गतिशील जो सिद्धांत है, डायनामिक थ्योरी है, उसमें भी मन की तीन अवस्थाएं बताई हैं। उसमें इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की है उन्होंने। तो आज हम सबसे पहले मन का स्थलाकृति संरचना सिद्धांत की भी बात करें तो फ्राइड के अनुसार मन का जो स्थलाकृति संरचना सिद्धांत है, इसमें फ्राइड ने मन की तीन अवस्थाएं बताई हैं और तीन अवस्थाएं मन जैसी स्थिति में होता है, व्यक्ति की जैसी स्थिति में मन का कार्य करने का एक तरीका होता है, उसी के अनुसार फ्राइड ने वो मन की अवस्थाएं निर्धारित की हैं। तो पहले हम देखेंगे मन की चेतन मन, या इसको चेतन अवस्था कहते हैं। ये फ्राइड ने मन का ये सबसे छोटा भाग बताया है और लगभग 1/10 यानी 10% भाग ये मन का चेतन मन होता है। और इस संबंध में चेतन मन क्या होता है कि ये बिल्कुल मन की जागृत अवस्था होती है, तत्काल अवस्था होती है। आप कक्षा में बैठ करके पढ़ रहे होते हैं, उस समय आप बिल्कुल कॉन्शियस में होते हैं, चेतन मन के अनुसार आपका मन कार्य करता है। कहने का मतलब आप जब किसी समाज में बैठे होते हैं, जागृत अवस्था में आप बैठे होते हैं, आप जब बात कर रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं, आपका ध्यान किसी की तरफ जब होता है तब हम उसको कॉन्शियस कहते हैं, चेतन मन कहते हैं। और ये मन की 10% हिस्सा, मतलब छोटा भाग होता है। और ये भाग है जो जागृत अवस्था में या तत्काल अवस्था में संबंधित होता है। तो मन की ये अवस्था बिल्कुल एक तरह के कॉन्शियस की होती है, जागृत अवस्था होती है। आप उदाहरण के तहत उस चीज को देख सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ये सारी स्थितियां जब होंगी आपके मन की तो वो आपका चेतन मन होता है। दूसरा मन उन्होंने बताया है अचेतन मन, अनकॉन्शियस। इस अचेतन मन का सबसे बड़ा भाग बताया है और इसमें क्या है, व्यक्ति की ये कुछ ऐसी अनुभूतियां होती हैं, कुछ कट अनुभूतियां होती हैं, कुछ दमित इच्छाएं होती हैं जिनको कि हम बार बार इस चीज को हम देखते हैं और देख करके इस चीज को हम करते हैं। करते हुए जब इस चीज को हम देखें तो वास्तविकता में ये हमारे सामने ये सारी चीजों को हम उस चीज को देखकर देखें कि ये जो अचेतन मन, अनकॉन्शियस जो मन है, वो ये मन का सबसे बड़ा भाग बताया गया है, लगभग 90% भाग होता है। और इसमें व्यक्ति की जो कट अनुभूतियां हैं, दुखद बातें हैं, दमित इच्छाएं हैं तथा जिनको कि वो याद रखना नहीं चाहता, उन इच्छाओं को अचेतन मन में धकेलता जाता है, मतलब भूलने की कोशिश करता है। आपका कोई प्रिय व्यक्ति या आपका प्रिय कोई परिजन जब मृत्यु हो जाती है या खो देते हैं तो आप कुछ समय के लिए, क्योंकि वो बार बार आपके चेतन में आती हैं और आपको दुख पहुंचाती हैं, इसीलिए व्यक्ति उन कट अनुभूतियों को, आपके दमित इच्छाओं को अचेतन मन में धकेल देता है। इसीलिए ये बहुत सारी इच्छाएं
इस मन के अंदर इकट्ठी होती हैं, इसीलिए इसको हम अचेतन मन की अवस्था कहते हैं। और अचेतन मन में ये आपकी भूली हुई बातों को, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, उन दमित इच्छाओं को इस मन के अंदर भंडारित किया जाता है। तो फ्राइड ने इस मन को अचेतन मन कहा है और ये मन का सबसे बड़ा भाग होता है। तीसरा जो बताया है फ्राइड ने, वो अर्धचेतन मन है, सेमी कॉन्शियस है। इस अर्धचेतन की अवस्था ऐसी होती है कि ये न तो चेतन की स्थिति में होता है और न अचेतन की स्थिति में होता है, ये बीच का भाग होता है। और इस बीच के भाग में क्या है कि कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं कि जिनको हम याद तो करना चाहते हैं लेकिन वो याद नहीं कर पाते। आप किसी का परिचित का नाम भूल गए और वो पूछ रहे हैं कि यार इसका नाम, ऐसे भाव जब मन में होने लग जाते हैं, मतलब हकलाने वाली स्थिति और परिचित का नाम भूलने वाली, अटक जाने वाली स्थिति, अचानक से भूल जाने वाली स्थिति जब मन की ऐसी हो जाती है तब हम उसको अर्धचेतन वाली स्थिति कहते हैं। तो यह चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था है। याद को ही बातों को अचानक हम क्या कर जाते हैं, भूल जाना, अटक जाना, हकलाना, परिचित नामों को भूल जाना आदि बातें अर्धचेतन मन को प्रदर्शित करती हैं। तो इस चीज को यदि हम देखें तो वास्तविकता में फ्राइड ने मन की इन तीन अवस्थाओं को बताया है और इन तीन अवस्थाओं के आधार पर ही मन की स्थिति को स्पष्ट किया जाता है कि मन की ये स्थिति स्थिराकृति अवस्था है। इस स्थिराकृति अवस्था में क्योंकि ये स्थिर अवस्था है, मन का भाव होता है, इसमें यदि हम देखें तो वास्तविकता में आप जब सो रहे होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि चाबी कहाँ है तो आप कहते हैं वो वहाँ रखिए, लेकिन जागृत अवस्था में आपको ये ध्यान नहीं रहता कि मुझसे किसी ने चाबी मांगी है और मैंने उसको चाबी बताई है। तो कहने का मतलब ऐसी अवस्था न तो वो चेतन की होती है और न ही अचेतन की अवस्था होती है। ऐसी अवस्था को हम अर्धचेतन अवस्था कहते हैं। तो छात्रों आपने पढ़ा होगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इसे हम हिमखंड सिद्धांत भी कहते हैं। फ्राइड ने इसकी तुलना समुद्र में तैरते हुए एक हिमखंड से की है। कैसे की है कि मान लो आप एक बर्तन लेते हैं, पात्र लेते हैं और उस पात्र में पानी भर लें और पानी भर करके उसमें एक बर्फ का टुकड़ा है ना, एक हिमखंड उसके अंदर डाल दें तो हिमखंड जो है वो पानी पर तैरेगा। आप उस चीज को देखते हैं कि हिमखंड जब पानी में तैरता है तो उसका ज्यादातर भाग नीचे पानी में डूबा हुआ होता है और कुछ भाग पानी के ऊपर दिखाई देता है। तो जो भाग ऊपर दिखाई देता है, जो भाग अंदर जो होता है उसको हम कहते हैं अर्धचेतन, अचेतन मन, उसको हम कहते हैं अचेतन मन। और जो ऊपर दिखाई दे रहा है उसको कहेंगे हम चेतन मन, है ना, चेतन मन। और वह भाग जो कि पानी के संपर्क में न तो ऊपर है और न ही नीचे है, ऐसी अवस्था को हम अर्धचेतन की अवस्था कहते हैं। इसीलिए इस हिमखंड के आधार पर फ्राइड ने इस अवस्था को समझाने की कोशिश की है कि वास्तविकता में इसको हिमखंड सिद्धांत क्यों कहते हैं कि इसकी तुलना यदि एक बर्फ के टुकड़े से की जाए और उस बर्फ के टुकड़े को पानी के बर्तन में रख करके और उसको छोड़ दिया जाए तो पानी के बर्तन में, पानी में वो हिमखंड पानी के अंदर डूब जाता है और डूबने के बाद जो सबसे ज्यादा अंदर वाला जो भाग है वो ज्यादा होता है और ऊपर जो दिखाई देने वाला भाग है वो कम होता है। तो अंदर जो भाग है उसको हम सबसे बड़ा भाग है, ज्यादा भाग है, इसको हम अचेतन मन की तुलना कर सकते हैं। और जो बर्फ का टुकड़ा बाहर दिखाई दे रहा है उसको हम चेतन कहते हैं। और वो भाग जो न तो अंदर है और न ही बाहर है, कहने का मतलब पानी के सरफेस से टच हो रहा है, पानी के सरफेस के पास है, उसको हम अर्धचेतन की अवस्था कहते हैं। तो इसीलिए छात्रों इस सिद्धांत की तुलना हिमखंड सिद्धांत से भी की है, कहने का मतलब इसको हिमखंड सिद्धांत भी कहते हैं। तो छात्रों आपने देखा कि फ्राइड के जो सिद्धांत है, मन का जो स्थलाकृति जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आपने ये चीज देखी कि वास्तविकता में हम इस चीज को देखें कि फ्राइड ने मन की तीन अवस्थाएं बताई हैं स्थलाकृति संरचना के आधार पर, मन की चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। चेतन मन का भाग लगभग 10% बताया है
अचेतन मन का भाग लगभग 90% बताया है, और अर्धचेतन मन का भाग दोनों के बीच में होता है, इसको अलग से कोई भाग न दे करके ये चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था होती है, जिसमें हम बहुत सी चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। तो आपकी हकलाने वाली और अटक जाने वाली बात, और आपके कोई परिचित सामने आता है और उस कहते हैं कि ये पहचाना, तो आप कह रहे हैं यार हाँ पहचान, मतलब ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तब हम उसको अर्धचेतन की स्थिति कहते हैं। तो आपने छात्रों देखा कि ऐसे हिमखंड सिद्धांत की तुलना की क्यों की गई है, क्योंकि फाइंडेज की तुलना समुद्र में तैरते हुए एक हिमखंड से की है, क्योंकि एक बर्फ का टुकड़ा पानी में जब तैरता है तो उसका अधिकांश भाग नीचे रहता है और कुछ भाग ऊपर रहता है, इसीलिए उस चीज़ को उन्होंने हिमखंड के आधार पर कहा है कि जो नीचे भाग है उसको अचेतन मन, और जो ऊपर दिखाई दे रहा है भाग उसको चेतन मन, और जो सरफेस पे टिका हुआ भाग है उसको उन्होंने अर्धचेतन मन की स्थिति बताया है। धन्यवाद।